प्यारे छात्रों, आज हम आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय को हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हमें रैखिक समीकरण के निकायों को आव्यूह विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण वो समीकरण, ऐसे समीकरण जिनकी चर की अधिकतम घात एक होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि ax प्लस बी वाई बराबर सी एक रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए x की घात कितनी है, x की घात यहाँ पर एक है, y की घात कितनी है, एक है। क्योंकि चरों की घात, हमारे इसमें चर क्या है, x और y आपके चर हैं, इन दोनों चरों की घात एक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। तो इसी प्रकार की 3-4 रैखिक समीकरण हमें प्रश्न में दी गई होंगी। तो 3-4 रैखिक समीकरणों के इस निकाय को हम रैखिक समीकरण का निकाय कहते हैं। कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है कि रैखिक समीकरण हमें बनानी पड़ती हैं। हम उस प्रश्न में लिख दिया जाता है कि 3 अंकों का योग 5 है तथा पहली संख्या में 2 से गुणा करने पर तथा दूसरी संख्या में 3 से गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होता है। इस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो वहां से हम रैखिक समीकरण पहले बनाते हैं, फिर उन्हें हल करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण के निकायों को किस प्रकार से हल करा जा सकता है आव्यूह विधि द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। माना कि ये कोई हमें रैखिक समीकरण का निकाय दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से आव्यूह विधि द्वारा हल करते हैं। तो आव्यूह विधि के लिए माना a बराबर, a क्या होगा, a होगा x y z चरों के गुणांकों का आव्यूह। तो पहली रैखिक समीकरण के लिए x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और z का गुणांक c1। दूसरी के लिए a2, b2 और c2। a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 z का गुणांक है। और तीसरी के लिए a3 x का गुणांक है, b3 y का और c3 आपका z का गुणांक है। तो हमने सबसे पहले हम इस तरीके से इसे आव्यूह के रूप में लिखते हैं। देखिए एक दूसरा आव्यूह और x नाम से होता है, जो x y z चरों का आव्यूह होता है, जिनका मान हम आव्यूह विधि द्वारा निकालते हैं। और हमारा एक अचर का आव्यूह होता है जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। b माना है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर का आव्यूह। जो दाएं पक्ष में है d1 d2 d3 अचर, ये उनका आव्यूह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न दिया गया होगा, आपको उसमें रैखिक समीकरण का निकाय या तो दिया होगा या आपको प्रश्न में दिए गए जो कथन होंगे उनकी सहायता से उन बीजगणितीय निरूपण करना होगा और फिर उन्हें आप a x और b के रूप में इस तरीके से परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ax बराबर b, ax बराबर b के रूप में हम लिख सकते। तो ax बराबर b का अर्थ क्या हो जाएगा, a क्या है, एक्स वाई जेड की गुणांकों का आव्यूह a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x क्या है, x है एक्स वाई जेड चरों का आव्यूह बराबर b है d1 d2 और d3 का आव्यूह। ठीक है, इसके बाद हम सारणिक a का मान निकालते हैं। यह सारणिक a क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो इस प्रकार से आप सारणिक को प्रदर्शित करते हैं। a क्या है, हमारा आव्यूह a को सारणिक के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये ध्यान रखें। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि आव्यूह विधि से हम कब प्रश्न को हल कर सकते हैं, यदि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं आता, तो हम जो हमारा रैखिक समीकरण का निकाय दिया गया है उसे हम आव्यूह विधि द्वारा हल कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसा होता है कि सारणिक a का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो ऐसे निकायों को आव्यूह विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता। यदि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है
तो ए आव्यूह को हम व्युत्क्रमण्य आव्यूह कहते हैं, या व्युत्क्रमण्य आव्यूह से आशय क्या है कि ऐसा आव्यूह जो व्युत्क्रमण्य आव्यूह है उसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है। तो अतः ax बराबर b में a इनवर्स से पूर्व गुणन द्वारा, तो अगर हम a इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे तो a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b, ये हमें अब साहचर्य नियम की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं a इनवर्स a, ठीक है, a इनवर्स ax। अब साहचर्य नियम क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं a b c, a ब्रैकेट के अंदर b c बराबर a b ब्रैकेट के अंदर c, तो इस प्रकार हमने लिख दिया इसे सहचार्य नियम की सहायता से। ये सहचार्य नियम होता है a इनवर्स b। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी आव्यूह में उसके इनवर्स से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो तत्समक आव्यूह होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई एक्स बराबर a इनवर्स b। अब क्योंकि किसी आव्यूह में तत्समक आव्यूह से गुणा करने पर वही आव्यूह प्राप्त होता है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं a इनवर्स b। तो इस प्रकार हमें हल करने पर x बराबर a इनवर्स b प्राप्त हुआ। अब देखिए, हम इसकी सहायता से रैखिक समीकरण के निकायों को हल करेंगे। तो अब देखिए, इसमें हमारे पास x आव्यूह है, x आव्यूह हमारे पास है आरंभ में। देखिए ये x आव्यूह हमें दिया गया है, हमारे पास b आव्यूह है, b आव्यूह हमारे पास है, तो हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, a इनवर्स का अर्थ क्या होता है, a का व्युत्क्रम या a का प्रतिलोम भी हम इसे कहते हैं, जो बराबर होता है एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक। अब बात उठती है a के सारणिक का मान तो हमें पता है, हम अभी निकालना सीखेंगे उदाहरण की सहायता से किस प्रकार हम सारणिक को हल करते हैं। अब देखिए एडजॉइंट a क्या है, ये a के सहखंडज आव्यूह का परिवृत आव्यूह है। अब दो महत्वपूर्ण बातें, पहली सहखंडज आव्यूह क्या है और दूसरी परिवृत आव्यूह क्या। तो हम सहखंडज आव्यूह को समझते हैं। सहखंडज आव्यूह आव्यूह a के अवयवों के सहखंडों का आव्यूह है। अब देखिए आव्यूह ए के अवयव, पहले आप समझिए अवयव क्या होते हैं। तो किसी आव्यूह के अवयव, देखिए जैसे ये हमारा आव्यूह हमने बनाया था, तो देखिए ए आव्यूह के अवयव है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये इस आव्यूह के अवयव हैं। अब इन अवयवों के सहखंड, इन अवयवों के सहखंडों का आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो अब हम इन अवयवों के सहखंड ज्ञात करते हैं। अब माना ये तो सहखंडज आव्यूह का, ये सहखंडों का आव्यूह है, सहखंडज आव्यूह है, और ये हमारा ए आव्यूह है, हम जानते हैं। तो देखिए इस अवयव की बात करें, अगर हम a1 की बात करते हैं तो इसका सहखंड क्या होगा, तो आव्यूह ए के अवयव a1 का सहखंड a11 है, तो हम a11 क्या होगा, a11 बराबर -1 की घात 1 + 1 और m11, ये m11 क्या है यहाँ पर, जहां m11 अवयव a1 का उपसारणिक है। अब उपसारणिक कैसे ज्ञात करे जाते, देखिए जैसे इसका हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, तो इसके साथ जो पंक्ति है इसे काट दें और इसके साथ जो स्तंभ है इसे काट दें, इसके बाद जो ये सारणिक बचता है इसे हम a11 का उपसारणिक कहते हैं। तो यहाँ पर a11 आ गया -1 की घात 1 + 1 b2 b3 c2 c3। अब इसी प्रकार आप a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इन सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सहखंड ज्ञात कर सकते हैं और सहखंडों के आव्यूह को हम सहखंड आव्यूह कहते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात की परिवृत आव्यूह क्या होता है, किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभों या स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित करने के बाद जो हमें आव्यूह मिलता है उस आव्यूह को हम उस आव्यूह का परिवृत आव्यूह कहते हैं। अब पंक्ति या स्तंभ क्या होते हैं, देखिए जैसे ये कोई आव्यूह है हमारा a, तो ये इन्हें तो हम पंक्ति कहते हैं, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है आपकी, ठीक है, ये पंक्ति है। और स्तंभ, स्तंभ ये होते हैं, ये स्तंभ 1 है, ये पंक्ति 1 2 3, ये स्तंभ 2, ये स्तंभ 3।
तो पंक्ति को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित करने के बाद जो हमें अवयव मिलता है वो परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात कि जब आप सहखंड ज्ञात करेंगे, तो आपने a11 का तो ज्ञात कर लिया, अब आपको a12 का सहखंड ज्ञात करना है इसका। तो a12 का सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे? a12 किसका सहखंड होगा? a12 जो है b1 का सहखंड होगा। ठीक है, तो अब a12 किस प्रकार निकालेंगे आप यहां पर समझ लीजिए थोड़ा। आप देखिए, इसका पहले आप उपसारणिक देख लीजिए। इसका उपसारणिक क्या होगा? इसका उपसारणिक होगा कि इसके साथ जो ये स्तंभ है इसे काट देंगे और इसके साथ जो ये पंक्ति इसे काट देंगे। उसके बाद जो सारणिक बचेगा वो b1 का उपसारणिक कहलाएगा। तो a12 क्या आ जाएगा इस प्रकार? हम a12 अगर निकालना चाहते हैं तो a12 निकल आएगा a12 बराबर -1 की घात। देखिए हमने हम -1 की घात 1 + 1 करी थी, तो हम ये -1 की घात 1 प्लस a12 है ना 1 + 2 करेंगे और a12 का उपसारणिक क्या आया है हमारा? a2 a3। देखिए काटने के बाद क्या बच रहा है? a2 a3 और c2 c3। तो a2 a3 और c2 c3। तो इस प्रकार आप a12 ज्ञात कर लेंगे। तो इसी प्रकार आप सहखंडों को ज्ञात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी सहखंडों को ज्ञात करें। ठीक है, अब इस रैखिक समीकरणों के निकाय पे हम एक आपको उदाहरण करके हल करके दिखाते हैं, जिसकी सहायता से आपको ये प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं एक सवाल। ये हमें रैखिक समीकरण का निकाय दिया गया है, इसे हमें आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे ax बराबर b के रूप में व्यक्त करेंगे। और आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था a कैसा आव्यूह है? a है x y z के गुणांकों का आव्यूह। तो देखिए पहले रैखिक समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। दूसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक है ही नहीं 0, y का गुणांक 2 और z का गुणांक 3। तीसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का -1। तो ये आपका a हो गया। अब देखिए x क्या होगा? x y z के गुणांकों का आव्यूह, x y z का आव्यूह। और b क्या है? दाएं पक्ष में जो अचर है -1, 5, -1 का आव्यूह। ठीक है, तो यहां से आपको a आव्यूह प्राप्त हो गया। अब ये a आव्यूह हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसकी हम इसे क्या कहेंगे? कौन सी कोटि का आव्यूह है? देखिए 1 2 और 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, तो हम इसे 3 × 3 कोटि का आव्यूह कहेंगे। तो ये 3 × 3 का आव्यूह हो गया। अब 3 × 3 के इस आव्यूह के 3 × 3 के सारणिक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इस सारणिक का मान निकालेंगे। अब हमने सारणिक का प्रयोग क्यों करा है? क्योंकि हमने अभी समझा है कि यदि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम इसे आव्यूह विधि से हल कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे आव्यूह विधि से हल नहीं कर सकते। तो हम सारणिक a का मान निकालेंगे। तो 3 × 3 का आव्यूह किस प्रकार हल करा जाता है? ध्यान से देखिए सबसे पहले पहला अवयव क्या है? इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव 1। ठीक है, फिर इसके साथ इसके स्तंभ और इस पंक्ति को काटने पर जो सारणिक बचता है वो इसके गुणांक में लिख देंगे 2 1 3 -1। फिर ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूसरा अवयव -1। फिर इसके साथ पंक्ति और स्तंभ को काटकर जो बचता है, देखिए स्तंभ और पंक्ति को काटने पर बचता है 0 1 3 -1, ऐसे लिखेंगे। और फिर तीसरा अवयव धनात्मक चिन्ह के साथ +1। इसकी पंक्ति और स्तंभ को काटने पर हमें प्राप्त होता है 0 1 2 1 का सारणिक गुणा में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बाहर 1, अब ये 2 × 2 का सारणिक है, इसे कैसे हल करते हैं? तो इसमें कैंची गुणन से 2 × -1। ठीक है, माइनस का चिन्ह, फिर 3 × 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करते हैं। बाकियों को भी हम इस तरीके लिख देंगे, -1 बाहर, 0 × -1 माइनस 3 × 0 × -1 3 × 1। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से आएगा -4, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा सारणिक 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a एक व्युत्क्रमण्य आव्यूह। तो हमारे पहले चरण का काम पूरा हो गया। दूसरे चरण में हमने क्या करा था? हमने x बराबर a इनवर्स b ज्ञात करा था।
ए एक्स बराबर बी से एक्स बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात करा था और फिर हम कह रहे थे इसकी सहायता से हम रैखिक समीकरण के निकाय को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्स है, बी है, एक्स अवयव हमारे पास है, एक्स का अवयव ये वाला अवयव है, ये हमारा एक्स का अवयव है और ये हमारा बी का अवयव है। हमारे पास ए इनवर्स नहीं है तो हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, या ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए भाग में ए का सारणिक, अभी हमने बताया था। और एडजॉइंट ए क्या होता है, ए के सेकंडज अवयव का परिवर्त। माना ए का सेकंडज अवयव सी बराबर ए एक एक, ए एक दो, ए एक तीन, ए दो एक, ए दो दो, ए दो तीन, ए तीन एक, ए तीन दो, ए तीन तीन, ठीक है, ये हमारा सेकंडज अवयव है। अब इसमें ए एक एक, एक दो या ए एक तीन क्या है, ये अवयव ए के अवयवों के सेकंड है जो अभी हमने ऊपर समझाए थे, ठीक है। अब देखिए इसे सेकंडों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, या तो आप इस तरीके से हल करें जैसे हमने अभी आपको ऊपर समझाया ये तरीका, या फिर हम एक सूत्र बता देते हैं, उस सूत्र की सहायता से आप सेकंडों को ज्ञात कर सकते हैं। तब ए आई जे बराबर -1 की घात आई प्लस जे एम आई जे। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से जब a11 का मान निकालेंगे तो a11 -1 की बात, a11 की स्थिति में i बराबर 1 हो जाएगा और j बराबर 1 हो जाएगा, तो -1 की घात 1 + 1 m11। अब देखिए m11 क्या हो गया, इस अवयव का, इस a1 अवयव का उपसारणिक। तो इसका स्तंभ और पंक्ति को हटाकर क्या बच रहा है हमारे पास सारणिक में, तो a11 बराबर -1 की घात 1 + 1, ये आ गया 2 2 1 3 -1, ठीक है, या a11 बराबर -1 की घात 2 1, या 2 गुणा -1 -3 गुणा 1, या यहां से आ गया -2 -3 बराबर -5, ये a11 का मान निकल आया। अब इसी प्रकार हम a12 का मान ज्ञात करेंगे। a12 क्या हो जाएगा, -1 की घात 1 + 2, क्योंकि a12 की स्थिति में i बराबर 1 और j बराबर 2, माना कि ये अर्थात हमारा अवयव हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसका उपसारणिक क्या है, इसका उपसारणिक आ जाएगा m12, या हम इसे लिख सकते हैं -1 की घात 1 + 2, या m12 आएगा, देखिए 0 1 और 3 -1, ठीक है। इसके साथ जो स्तंभ और पंक्ति को हटाने पर जो हमें प्राप्त हुआ, या -1 की घात 1 + 2 -0 गुणा -1 -3 गुणा 1, या यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3 या प्लस के 3, ये a12 का मान आ गया। इसी प्रकार हम इन सभी सेकंडों का मान ज्ञात कर लेंगे। ये हमने सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लिए, ठीक है। इन्हें आप ध्यान पूर्वक देख लें किस प्रकार इन्हें हल किया गया है, ठीक है। तो अब a का सेकंडज अवयव c बराबर a11 का मान, a11 का मान देखिए क्या आया था हमारा, a11 का मान आया था -5, a12 का मान आया था 3, तो a11 का मान आ गया -5, a12 का 3, a13 का ध्यान से देखें, a13 का आया है -2। इस प्रकार से आप इस अवयव को पूर्ण कर लें, ठीक है, हमें सेकंडज अवयव प्राप्त हुआ। अब हमारा एडजॉइंट ए क्या होता है, ए के सेकंडज अवयव का परिवर्त अवयव, या अर्थात सी का परिवर्त। हम इसमें क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्ति में, अब -5 3 -2 पंक्ति है, इस स्तंभ में परिवर्तित कर दिया -5 3 -2, इस पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया 2 -2 0, और अब इस पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दिया 1 -3 2, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो इस प्रकार आप ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं, या ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए भाग में ए का सारणिक, या ए इनवर्स बराबर ए के सारणिक का मान क्या है, -4, तो 1/-4, और एडजॉइंट ए क्या है, -5 2 1 3 -2 -3 -2 0 2, ठीक है। अब हम x बराबर ए इनवर्स बी में ए इनवर्स का और b का और x अवयव का मान रखकर इसे हल करेंगे। x से xyz का अवयव ए इनवर्स -1/4 -5 2 1 3 -2
-3 -2 0 2। अब देखिए बी आव्यूह क्या है, बी आव्यूह -1 5 और -1, -1 5 और -1, ठीक है। अब ए इनवर्स और बी की आपस में हम गुणा करेंगे, तो गुणा किस प्रकार की जाती है, देखिए इसकी पहली पंक्ति की इसके पहले स्तंभ से। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन दोनों अवयव की गुणा भी की जा सकती है या नहीं। ये देख रहे हैं आप 3 गुणा 3 का अवयव है, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, और ये क्या है, ये आपका 3 गुणा 1 का अवयव है, इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। यदि किसी अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्याओं के बराबर है तो उन दोनों अवयव की आपस में गुणा की जा सकती है। अब देखिए हम गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, या -5 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 5, ठीक है, फिर प्लस -1 गुणा -1 यहां से आया, फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 3 गुणा -1 प्लस -2 गुणा 5 प्लस -3 गुणा -1, फिर तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से तो -2 गुणा -1 प्लस 0 गुणा 5 प्लस -1 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा -1। अब इसे हल करने पर हमें प्राप्त, या हमारा यहां से आ गया x y z बराबर -14 भाग में 4, -10 भाग में 4 और 0 -4, ठीक है, या यहां से आ गया -7/2 -5/2 और 0, ठीक है। अब इन दोनों अवयवों की तुलना करने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ -7/2, y का मान प्राप्त हुआ -5/2 और z का मान आया 0। ये प्रश्न हल हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। धन्यवाद।